हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी 4 महिला सांसदों की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की। पहली नजर में देखें तो ये नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा अच्छा जेस्चर लगा, लेकिन तस्वीर के साथ जो कैप्शन लिखा था उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। और ये भूचाल सिर्फ एक पोस्ट को लेकर नहीं है, ये उनके सबसे कामयाब सियासी फॉर्मूले पीडीए के भविष्य को लेकर है। ऐसा लग रहा है कि एक तस्वीर और कुछ शब्दों ने पूरी रणनीति पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि इस पूरे फेरबदल की जड़ें बिहार के हालिया चुनावी नतीजों से जुड़ी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पड़ोस के राज्य में आरजेडी की हार से सबक लेकर अखिलेश यादव अपनी पूरी राजनीतिक दिशा और खासकर अपने पीडीए फॉर्मूले को कैसे बदल रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है कि अखिलेश ने बिहार की हार से 3 बड़े और कह सकते अहम सबक सीखे हैं, और अब वो जो भी कदम उठा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इन्हीं 3 सबकों का नतीजा है। ये एक बहुत सोची समझी रीब्रांडिंग की कोशिश लग रही है। तो चलिए सियासी पहली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि बिहार की एक हार उत्तर प्रदेश की राजनीति की नई पटकथा आखिर कैसे लिख रही है। पहला सबक जो है वो सीधे सीधे पार्टी की छवि से जुड़ा है। इसे हम कह सकते हैं नहीं चाहिए दबंगई वाले गाने। याद होगा बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी के लिए कुछ गाने बने थे जो बहुत तेजी से वायरल हुए, लेकिन शायद फायदे से ज्यादा नुकसान कर गए। हाँ, मुझे याद है उन गानों को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। उनमें लाठी गोली और यादव जाति का जिक्र कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से था। लेकिन ऐसा क्या था कि वो आरजेडी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए? पार्टी तो हमेशा से इसी तरह की आक्रामक राजनीति करती आई है ना? कर रही थी, वो विकास की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, लेकिन इन गानों ने, जिनमें दमंगई और रंगबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल था, उस पुरानी छवि को फिर से जिंदा कर दिया। और बीजेपी को तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपनी रैलियों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये गाने सुनकर ऐसा लगता है कि बिहार में फिर से लालू राज लौट आया है। ये एक बहुत ही ताकतवर नैरेटिव था जिसने आरजेडी के विकास के एजेंडे पर एक तरह से पानी फेर दिया। एकदम। और अखिलेश यादव ने इस गलती को बहुत करीब से देखा है। वो समझ गए हैं कि आज के दौर में, खासकर एआई और सोशल मीडिया के जमाने में, एक गाना या एक वीडियो आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इसीलिए स्रोत के मुताबिक 30 नवंबर 2025 को लखनऊ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पार्टी के कलाकारों, गायकों और सोशल मीडिया टीम को बहुत सख्त हिदायत दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बिहार में आरजेडी के लिए जैसे गाने बने वैसे समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सिर्फ रेखा नहीं खींची, बल्कि ये भी बताया कि रेखा के पार क्या क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गानों में रंगबाजी, दबंगई या हथियारों का जिक्र कतई न हो, और मीडिया से भी अपील की कि अगर कोई ऐसा गाना बनाता भी है तो उसे पार्टी से न जोड़ा जाए। ये एक तरह का वो डैमेज कंट्रोल का प्रीएक्टिव मोड है। वो अपनी छवि को लेकर कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। पहला सबक साफ है, छवि पर पूरा नियंत्रण, किसी भी कीमत पर पुरानी गुंडा राज वाली छवि की परछाई भी पार्टी पर दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ छवि का एक पहलू हुआ। आज की राजनीति में एक और पहलू है जो इससे भी ज्यादा संवेदनशील है, और वो है धर्म। और आपकी इसी बात से हम दूसरे सबक पर आते हैं। छवि को नियंत्रित करने की ये कोशिश सिर्फ दबंगई वाले गानों तक ही सीमित नहीं है। अखिलेश यादव को ये भी एहसास हो गया है कि धर्म के मुद्दे पर एक छोटी सी भी चूक उन्हें कितना भारी पड़ सकती है, ठीक वैसा ही जैसा आरजेडी के साथ बिहार में हुआ। दूसरा सबक है, समाजवाद अपनी जगह है, पर धर्म विरोधी नहीं दिखना है। बिहार में आरजेडी की हार के पीछे लालू परिवार के कुछ सदस्यों के बयानों को भी एक बड़ी वजह माना गया था। जैसे तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य का छठ पूजा को ड्रामा कहना। छठ बिहार की अस्मिता से जुड़ा पर्व है, उस पर ऐसी टिप्पणी ने यकीनन बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। सिर्फ वही नहीं, लालू यादव का कुंभ मेले को फालतू खर्च बताना और 2024 में तेजस्वी का वो बयान कि भूख लगेगी तुम मंदिर जाओगे, वहां तो उल्टा दान मांग लेंगे। बीजेपी ने इन सभी बयानों को एक माला में पिरोकर ये नैरेटिव बना दिया कि ये पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, और इसका उन्हें चुनाव में सीधा फायदा मिला। तो अखिलेश ने इस गलती से क्या सीखा? उन्होंने अपनी रणनीति में क्या बदलाव किया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी तो अक्सर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही महीन और कह सकते हैं सधा हुआ दांव चला। टाइमिंग देखिए, 25 नवंबर 2025,
ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रहे थे। पूरे देश की नजरें अयोध्या पर थीं। ठीक उसी दिन अखिलेश यादव एक्स पर एक पोस्ट करते हैं। ये तो बड़ा दिलचस्प है। जाहिर है ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। उस पोस्ट में क्या था जिससे कोई सियासी संदेश जाए? उन्होंने सीधे सीधे राम मंदिर का जिक्र नहीं किया, जो कि उनकी पुरानी लाइन के हिसाब से होता, लेकिन उन्होंने इशारा सब कुछ कर दिया। उन्होंने लिखा कि इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है और उसके पूरा होने पर वे अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। अब राजनीति समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यहाँ अन्य मंदिरों से उनका इशारा अयोध्या की तरफ ही था। ये तो उनकी 2024 लोकसभा चुनाव वाली रणनीति की ही अगली कड़ी लगती है। तब भी उन्होंने रामनवमी पर जय सिया राम लिखा था और कहा था कि मंदिर पूरा होने पर सपरिवार दर्शन करने जाएंगे। तो ये कोई अचानक आया बदलाव नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ की सियासत धर्म की धुरी पर घूमती है और जहाँ लगभग 80% हिंदू वोटर हैं, उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी समाजवादी राजनीति आस्था के खिलाफ नहीं है। वो एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सेक्युलर छवि को भी बचाना है और बहुसंख्यक आबादी को ये संदेश भी देना है कि वो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो पहला सबक हुआ खबीस सुधारो, दूसरा हुआ धार्मिक संतुलन बनाओ। ये दोनों कदम एक तरह से जमीन तैयार करने जैसे लगते हैं। लेकिन अब आते हैं उस तीसरे और सबसे बड़े बदलाव पर, जिसने सबसे ज्यादा विवाद खड़ा किया है, और वो है पीडीएफ फॉर्मूले में फेरबदल। पहले ये समझ लेते हैं कि ये पीडीएफ फॉर्मूला था क्या और ये इतना सफल क्यों रहा था। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये फॉर्मूला 2014 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की शानदार वापसी का सबसे बड़ा कारण था, जहां पार्टी ने 37 सीटें जीती। ये उनके पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का एक बहुत बड़ा और जरूरी विस्तार था। इसने सपा को सिर्फ 2 जातियों की पार्टी होने के ठप्पे से बाहर निकाला और एक बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाने में मदद की। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव समय समय पर इसके मतलब को बदलते भी रहे हैं। कभी उन्होंने ए का मतलब अगड़ा बताया, कभी आदिवासी और आधी आबादी यानी महिलाओं की भी बात की। सही कहा। उन्होंने इस फॉर्मूले को हमेशा लचीला बनाए रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा समूहों को जोड़ा जा सके। लेकिन एक बात हमेशा तय रही, अल्पसंख्यक हमेशा इस समीकरण का एक स्थायी और मुख्य हिस्सा थे। उन्हें कभी भी इससे बाहर नहीं किया गया था। वो पीडीए की नींव का पत्थर थे एक तरह से। लेकिन 3 दिसंबर 2025 की उस पोस्ट ने सारी कहानी बदल दी। अपनी 4 महिला सांसदों की तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में साफ लिखा कि पीडीए में ए का मतलब है आधी आबादी यानी महिलाएं। और चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पोस्ट में अल्पसंख्यक शब्द का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। और इसका असर तुरंत हुआ। सोशल मीडिया पर खासकर मुस्लिम हैंडल से नाराजगी भरे रिएक्शंस आने लगे। लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार ने तो तंज कसते हुए लिखा, बहुत खूब, तो अल्पसंख्यक कहाँ गए, दरी बिछाने। ये एक बहुत तीखा तंज था। और ये तंज ठीक वैसा ही है जैसा असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आरजेडी या दूसरी सेकुलर पार्टियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस बड़े बदलाव का कनेक्शन बिहार की हार से ही है? स्रोत के मुताबिक इसका सीधा और गहरा कनेक्शन है। बिहार में तेजस्वी यादव की हार का एक बड़ा कारण उनकी मुस्लिम परस्त छवि को माना गया। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रही कि तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, जिससे ओबीसी और अगड़े वोटर उनसे छिटक गए। इसका कोई ठोस उदाहरण है जिसे अखिलेश ने नोटिस किया हो? सबसे बड़ा उदाहरण था तेजस्वी का वक्फ संशोधन बिल को कूड़ेदान में फेंकने का वादा। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान माना। बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया और इसका इस्तेमाल हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए किया। तो क्या अखिलेश यादव अब उसी मुस्लिम परस्त टैग से बचने के लिए अपने मुख्य नारे से अल्पसंख्यक शब्द को हटा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा जुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा ही लगता है। वो जानते हैं कि यूपी में 19% मुस्लिम वोट उनका कोर वोट बैंक है और वो आसानी से कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन उन्हें ये भी डर है कि इस टैग की वजह से हिंदू ओबीसी वोट, जो कि एक बहुत बड़ा तबका है, उनसे दूर हो जाता है। इसलिए वो आधी आबादी को आगे रखकर एक ज्यादा व्यापक और कम विवादास्पद संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ही समय में महिला वोटर और ओबीसी वोटर दोनों को साधना चाहते हैं। लेकिन इसका उल्टा असर भी तो हो सकता है।
अगर मुस्लिम समुदाय को ये लगा कि उन्हें राजनीतिक रूप से पीछे धकेला जा रहा है तो क्या होगा? यही इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम है। उत्तर प्रदेश में AIMIM जैसी पार्टियां इसी मौके की तलाश में है। अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है, जैसा हमने बिहार में देखा, जहां कई सीटों पर AIMIM ने RJD कांग्रेस गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि यूपी में मुस्लिम वोटर के पास सपा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसी मान्यताएं कई बार गलत साबित हो जाती हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि अखिलेश यादव बिहार की हार को एक केस स्टडी की तरह देख रहे हैं। वहां से 3 बड़े सबक निकले हैं। पहला, दबंगई वाली छवि से हर हाल में बचना है। दूसरा, धर्म के मुद्दे पर आक्रामक होने के बजाय एक संतुलित रास्ता अपनाना है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है, अपने सबसे सफल फॉर्मूला PDA को फिर से परिभाषित करना, जिसमें अल्पसंख्यक की जगह आधी आबादी को तरजीह देकर एक बड़े हिंदू OBC वोट बैंक को साधा जा सके। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नेता की रणनीति में आया बदलाव नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की राजनीति अब कितनी आपस में जुड़ चुकी है, जहां एक राज्य का जनादेश दूसरे राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर बिहार के नतीजों का एक्सरे कर रहे हैं और अपनी 2027 की सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। श्रुत में एक दिलचस्प बात और कही गई है कि इस PDA की नई परिभाषा पर इतना भ्रम और नाराजगी है कि शायद अखिलेश को जल्द ही इस पर कोई सफाई देनी पड़े। आज की बेहद जटिल और ध्रुवीकृत राजनीति में, जहां हर वोट की कीमत है, क्या किसी एक कोर वोट बैंक को, जो आपका सबसे वफादार रहा हो, उसे रणनीतिक रूप से थोड़ा पीछे करना, ताकि एक बड़े और शायद कम वफादार वोटर समूह को साधा जा सके, एक समझदारी भरा कदम है, या ये एक ऐसा जुआ है जिसमें आप न इधर के रहते हैं न उधर के, और अपने सबसे पक्के समर्थकों को भी खोने का जोखिम उठाते हैं?